यस मैम। ओके, सो मैं वापस से डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके बेटा, ये विजिबल है? यस मैम। क्लास के मैंने रूल्स बता दिए। पहले हम फर्स्ट डे टॉपिक को समझेंगे एंड सेकेंड डे वी विल डिस्कस द ड्राफ्टिंग पार्ट ऑफ इट, राइट? उसके बाद आपको जो है एक असाइनमेंट दिया जाएगा, और जैसे फॉर एग्जांपल हम आरटीआई जब डिस्कस कर लेते हैं देन मैं आपको एक होमवर्क तरह का दूंगी कि यू हैव टू ड्राफ्ट एन आरटीआई एप्लीकेशन एज पर द टॉपिक जो आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आरटीआई ड्राफ्ट करनी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट? सो इंफॉर्मेशन इज एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। आप जब इंफॉर्मेशन मांगते हैं, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो इंफॉर्मेशन मांगनी है। इट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स, इट इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, emails, opinion, advices, press releases, circulars, order, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form. तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ आप रिकॉर्ड ही मांग सकते हैं। सपोज करें आप 5 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी से कि आपने कितना पैसा जो है अपने एरिया की म्यूनिसिपैलिटी से मांग रहे हैं कि आपने ये जो पैसा फंड्स हैं ये आपने रोड कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लगाया है, मुझे 5 साल का रिकॉर्ड चाहिए। नो, यू कैन आस्क फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यू कैन आस्क फॉर द मेमोज, ईमेल, उनके रिप्लाईज, ओपिनियन, जितनी भी प्रेस रिलीजेस इशू हुई हैं, सर्कुलर्स, ये सारी चीजें आरटीआई में आप मांग सकते हैं। दैट ऑल इंक्लूड्स under the definition of information. ठीक है? It also includes information relating to any private body which can be assessed by the public authority under any law for the time being in force. अब देखिए, आगे पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन आ रही है जो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमेशा जब आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हमेशा पब्लिक अथॉरिटी से ही मांग सकते हैं। सपोज करते हैं साक्षी इज हेयर, दीपा इज हेयर एंड वन मोर स्टूडेंट इज हेयर। क्या मैं साक्षी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकती हूँ? साक्षी आपने कब कॉलेज ज्वाइन किया, कितने सेमेस्टर आपके हो गए हैं, कौन कौन से एग्जाम दिए, कहाँ पे रहती हैं? कैन आई आस्क दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू साक्षी? Yes ma'am, you can मतलब like you can You ask an as a, RTI. yeah, no you cannot ask, I think so. I cannot ask because it's a private information, right? You have a right to privacy, right? So you are not a public authority. मैं पब्लिक अथॉरिटी से ही इंफॉर्मेशन मांग सकती हूँ। सपोज साक्षी इज अ आईएएस ऑफिसर एंड अपॉइंटेड एज अ डिप्टी कमिश्नर इन सम एरिया। अब एज अ डीसी, अब मैं, क्योंकि यू कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, नाउ आई कैन आस्क द इंफॉर्मेशन एज यू आर द डीसी। अंडरस्टूड? ठीक है Yes बेटा, ma'am. बाकी समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? जब आप प्राइवेट पर्सन हैं तो मैं आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकती, लेकिन व्हेन यू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी देन आप उस आरटीआई की परव्यू के अंडर आ जाते हो, तब आपको मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है? तो पब्लिक अथॉरिटी क्या है? पब्लिक, ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? इसमें सब कुछ आएगा, सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं। एनी डॉक्यूमेंट, एनी मेमोज, एनी ईमेल, एनी प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर्स, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, एनीथिंग। ठीक है? ओके, व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हो। तो पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है? अ पब्लिक अथॉरिटी इज एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट established or constituted by or under the constitution or by any other law made by parliament or state legislature or by notification issued or made by the central government or the state government. A body is owned, controlled, or substantially financed by central government or state government and non-governmental organization substantially financed by central government or the state government also fall within the definition of public authority. The financing of the body or NGO by government may be direct or indirect. अब देखिए, पब्लिक अथॉरिटी में सबसे पहले आर्टिकल 12 की डेफिनेशन आपको पता है? आर्टिकल 12 क्या है अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो? Ma'am, it is व्हाट the इज? definition of the state. एब्सोल्युटली, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन फॉल करते हैं, जो भी अथॉरिटीज फॉल करती हैं, जो भी बॉडीज फॉल करती हैं, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है?
कोई भी ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई है, जैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, कोई भी लॉ के तहत बनाई गई है पार्लियामेंट द्वारा, कोई स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बनाई गई है, मतलब आपकी जो ग्रास रूट लेवल पे पंचायत से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जितनी भी बॉडीज हैं, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी बॉडी, यहां से मैं पढ़ रही हूँ, यस, यहाँ से द बॉडीज ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सपोज करते हैं कुछ एनजीओज होती हैं। अब एनजीओज जो है वो कंप्लीटली प्राइवेट है, लेकिन उनको जो कभी कभी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करता है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आ जाती है। कोई एग्जांपल दो, किसी एनजीओ का नाम बताइए, कोई भी मानी हुई एनजीओ इंडिया में। यस, एनीवन? सपोज करते हैं आपने स्माइल फाउंडेशन का नाम सुना है। Yes, ma'am. स्माइल फाउंडेशन एक बहुत बड़ी चाइल्ड रिलेटेड एनजीओ है, चाइल्ड राइट्स पे काम करती है। अब सपोज करते हैं स्माइल फाउंडेशन को अगर गवर्नमेंट फंड करता है, इट मे बी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो स्माइल फाउंडेशन की भी इंफॉर्मेशन वो बाउंड हो जाएंगे। दे कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। दे कैन नॉट डिनाई कि नहीं, हम तो एनजीओ हैं, हम तो पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आते। वो अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं द मोमेंट उन्होंने फाइनेंसिंग उनको सरकार द्वारा हुई है, वो चाहे डायरेक्ट बेसिस पे हुई हो या इनडायरेक्ट बेसिस पे हुई हो। अंडरस्टूड? तो मतलब कोई भी 1 रुपया भी अगर एक एनजीओ ने कलेक्ट किया है ना सरकार से, तो वो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। इसी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो अपने को इंटरनेशनल फंडिंग कर लेंगी, अलग लेवल पे सीएसआर फंडिंग, कभी भी सरकार से पैसा नहीं लेंगी, क्योंकि वो आरटीआई के परव्यू में नहीं आना चाहती हैं। क्लियर हुआ सबको पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन? कोई भी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया हो या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्टैब्लिश, मतलब आर्टिकल 12 को ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? अब एक टर्म होती है आरटीआई में यूज होती है, पीआईओ, क्योंकि आपने चिट्ठी जो है वो पीआईओ को ही डालनी है। अब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होता है? पब्लिक अथॉरिटीज हैव डेजिग्नेटेड सम ऑफ इट्स ऑफिसर एज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हम पीआईओ भी कहते हैं। They are responsible to give information to a person who seek information under the RTI Act. अब हर एक डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, आपका डीसी ऑफिस है, ठीक है, तहसीलदार ऑफिस है, या आप कर दीजिए अपना रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है आपकी सरकार का, या फिर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अपनी म्यूनिसिपैलिटी की एग्जाम्पल लीजिए। आप जिस भी स्टेट में है, जिस भी जिला में है, डिस्ट्रिक्ट में है, वहां की म्यूनिसिपैलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां की म्यूनिसिपैलिटी को आप जब भी आरटीआई लिखोगे, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सो एंड सो, नो, यू विल राइट इट टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सपोज मैं जेएंडके से हूँ, तो मैं यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हूँ इस टाइम, तो मैं लिखूंगी टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर आप डीएमसी में हो, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डीएमसी। अंडरस्टूड? ये चीज क्लियर हुई? यस, ये सब Yes, ma'am. परफेक्ट। व्हाट इज एन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? These are the officers at sub-divisional level to whom a person can give his RTI application or appeal. These officers send the application or appeal to the public information officer of the public authority or the concerned appellate authority. An assistant public information officer is not responsible to supply the information. The assistant public information officer appointed by Department of Post in various post offices are working as the assistant public information officer for all the public authorities under the government of India. अब कभी-कभी क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है कि मुझे ये पीआईओ को देनी है, किसको एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि अच्छा यहाँ पे पीआईओ लिखना था मुझे एप्लीकेशन में, या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर लिखना था। तो ऐसे केसेस में ये असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सपोज करते हैं आप ऑफलाइन आरटीआई फाइल करने जा रहे हो किसी डिपार्टमेंट में, या उनको पोस्ट कर रहे हो, रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हो, तो आपको नहीं पता, आपने ऐसे ही लिख दिया टू द तहसीलदार और टू द डिप्टी कमिश्नर, तो वहां पे क्या होगा, चिट्ठी जाएगी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, और उसका काम होगा कि कंसर्न्ड पीआईओ को वो कॉपी देकर आए आपकी एप्लीकेशन की। ठीक है,
व्हाट इज द फी फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज। तो अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हो तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है। वो फीस क्या है? A person who desire to seek some information from central government public authority is required to send along with the application a demand draft or a banker check or the Indian postal order of rupees 10। 10 रुपए फीस है। वो 10 रुपए की फीस मैं आपको दिखाती हूँ। एक पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से खरीदना होता है। ये मैं ऑफलाइन आरटीआई की बात कर रही हूँ। सपोज करते हैं आपने ऑफलाइन आरटीआई फाइल करनी है। आपने अपनी आरटीआई ड्राफ्ट की। उसके साथ अब आप 10 रुपए तो नहीं नोट चिपकाओगे ना। आप क्या करोगे, अपने पोस्ट ऑफिस में जाके 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हो, या 10 रुपए का डीडी बना सकते हो, या बैंकर चेक 10 रुपए का, जो आप किसको एड्रेस करोगे? अकाउंट ऑफिसर को। मतलब ये पैसा कहाँ जाएगा? अकाउंट अफसर का। उसमें जो 10 रुपए के जो पोस्टल ऑर्डर होगा उसमें लिखोगे आप टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ द, जैसे जेएम, यही म्युनिसिपल की एग्जांपल लेते हैं, टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। 10 रुपए की फीस है। द पेमेंट ऑफ फी कैन ऑल्सो बी मेड बाय वे ऑफ कैश टू द अकाउंट। अगर आप डायरेक्टली ऑफिस में जा रहे हो तो आप सीधे वहां पे हर एक जगह पे पेमेंट का वो होता है एक, क्या कहेंगे उसको, काउंटर होता है जहाँ पे कैश जमा कराई जाती है हर दफ्तर में। तो वहां पे आप सीधे 10 रुपए कैश दे सकते हो अकाउंट अफसर को। ये मेरे पीआईओ, ये मैंने आरटीआई फाइल की है, ये उसकी फीस जो है, मुझे रसीद दे दीजिए, रिसीप्ट दे दीजिए इसकी, और मेरे ये जमा कर दीजिए फीस। However, the RTI fee and mode of payment may vary as per section 27 and 28 of the RTI Act. The appropriate government and the competent authority respectively by notification in the official gazette make rule to carry out the provision। अभी तक 10 रुपए ही है फीस, लेकिन हाँ अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो इसमें चेंज ला सकती है। अब बीपीएल क्या होता है? किसी ने बीपीएल के बारे में सुना है? पता है बीपीएल कैटेगरी में आता है ये। is below the poverty line, people, मतलब there are the specific line जो कि फिक्स्ड है कि इतनी इनकम है तो ये पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा। इसके अगर नीचे है तो गवर्नमेंट अपना एक मतलब वो बनाती है लाइन कि हाँ पर डे या पर मंथ इतनी इनकम है इस पर्सन की पर ईयर, तो वो ठीक है। बट अगर उसके नीचे है तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आता है। एब्सोल्यूट, वेरी वेल सेड साक्षी। बीपीएल एक बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी होती है जिसमें एक पर्टिकुलर डे पर डे इनकम या फिर पर मंथ इनकम जो है उससे अगर आपकी नीचे उस लाइन के आ रही है तो यू विल बी कंसिडर बीपीएल कैटेगरी के अंडर आप आते हैं, और आपको एक बीपीएल कैटेगरी का कार्ड भी इशू होता है। अब जो अगर आपका सपोज करते हैं बीपीएल कैटेगरी में आप हो, तो इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। उसको जस्ट क्या करना है, ही शुड सबमिट अ प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम टू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उसको बीपीएल के कार्ड का एक फोटोस्टेट कॉपी करा के उस अपनी आरटीआई एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना है, तभी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इस फीस से। ठीक है। Is there any specific format of application? So there is no prescribed format of application for seeking information. The application can be made on plain paper. The application should, however, have the name and complete postal address of the applicant. अब कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्वेश्चन ड्राफ्ट करना आने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी कितने फंड कहाँ पे यूज किए हैं, मतलब स्ट्रीट लाइटिंग में कितने यूज किए हैं फंड्स, जो लेन को ड्रेनेज के लिए कितना यूज किया है, उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने डाल के रखा है। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली है, उसके बावजूद आप आरटीआई में फिर से वही मांग रहे हो, तो क्या ये सही होगा? मतलब इज इट ओके? मतलब आप जब ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उन्होंने पब्लिक डोमेन में दे के रखी है, तो आपका फायदा है आरटीआई उसी एप्लीकेशन को लगाने का, उसी क्वेश्चन के बेसिस पे वही सेम इंफॉर्मेशन मांगने का। नो मैम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आप क्यों मांगोगे जब उन्होंने ऑलरेडी, आप हमेशा इंफॉर्मेशन वो मांगोगे जो नहीं मिल रही है आपको। सपोज करते हैं आपने कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगानी है और आपको किसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने पूरी उनकी वेबसाइट्स देख ली, आपने ऑफिशियल रिकॉर्ड देख लिए, लेकिन आपको वो इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, और आपको पीआईएल लगाने के लिए कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो आप किससे मांगोगे? वो आप आरटीए से मांग सकते हो। आपको क्वेश्चन ड्राफ्ट करना आने चाहिए कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली चाहिए वो मैं बिल्कुल परफेक्टली
क्वेश्चन ड्राफ्ट करके मांग सकूं, ठीक है। तो आपको वो उसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं है, बट यस इसके लिए भी आरटीआई ड्राफ्ट करने के लिए भी एक तरीका होता है। नहीं तो आप वही फालतू के क्वेश्चन पूछोगे जो ऑलरेडी आंसरेबल हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपको आंसर दे देना है कि जाके अपनी वेबसाइट चेक करिए, उसमें सब दिया गया है। तो वो आपके भी टाइम वेस्ट है, उनका भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। So is it required to give any reason for seeking information? तो information seeker is not required to give reason for seeking information. For example, पब्लिक अथॉरिटी, अगेन म्युनिसिपैलिटी पे ही आते हैं। म्युनिसिपैलिटी से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो कि ड्रेनेज सिस्टम में कितना पैसा लगा है, कितने टाइम में ये जो स्ट्रीट लाइटिंग है उसका काम पूरा हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या आप उसके लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं ये इंफॉर्मेशन क्यों मांग रही हूँ या क्यों मांग रहा हूँ? नो, यू डोंट नीड टू प्रोवाइड द रीजन कि मेरे को क्यों चाहिए। मे बी आपने डिसाइड किया हो कि ठीक है मैं पीआईएल फाइल करूंगी, या फिर अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं इसको पब्लिश करूंगी अखबार में। ठीक है ना, आप देखते होंगे बहुत सारी पब्लिकेशन होती है कि आरटीआई में ऐसा खुलासा हुआ, आरटीआई से ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि इतना फंड्स जो है वो एलोकेट हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी तक फंड्स कहाँ गए कोई अता पता नहीं है। आपने ये चीजें देखी होंगी न्यूज में। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है। और इवन की जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो भी नहीं पूछ सकता कि ठीक है भाई साहब आपको क्यों चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, क्या आपने कोई कोर्ट केस करना है हम पे? नो, दे कांट आस्क, राइट। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन? This is also very important. So subsection 1 of section 8 and section 9 of the act enumerates the type of information which is exempt from disclosure. एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं मांग सकते आरटीआई में, वो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में दी गई है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 9 में दी गई है। Subsection 2 of Section 8, however, provide that information exempted under subsection 1 or exempted under the Official Secrets Act 1923 can be disclosed if public interest in disclosure outweighs the harms to the protected interest. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहे हो जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को लेके अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई तो वो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए सेफ नहीं है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट की गई है सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में। वो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो वो आप देख लेना सेक्शन 8 और 9 जो है आरटीआई एक्ट, उसमें दिखाया गया है कि वो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आप आरटीआई में नहीं मांग सकते। अब आप ये नहीं मांग सकते कि इंडियन आर्मी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब सिक्योरिटी को लेके कहाँ पर कितने आर्मी बीएसएफ में लगे हुए हैं, क्या ये आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो? तब तो सारों को पता चल जाएगा कि मतलब जो भी सिक्योरिटी को लेके जितने भी प्लान जो हैं मिनिस्ट्री ने किए हैं वो तो सारे डिस्क्लोज हो सकते हैं। तो वो तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए ही उसके अगेंस्ट चला जाएगा। एम आई राइट? यस मैम। राइट, चलिए। इज देयर एनी असिस्टेंस अवेलेबल टू द एप्लिक? आप लोगों को समझ आ रहा है ना? मतलब ये चीजें समझना जरूरी है फॉर ड्राफ्टिंग पर्पस, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू ड्राफ्ट प्रॉपरली, ठीक है। आई होप यू गाइज आर नॉट गेटिंग बोर्ड, क्योंकि मुझे लगता है टॉपिक को समझना जरूरी है बिफोर लर्निंग द ड्राफ्टिंग पार्ट ऑफ इट, राइट। चलिए, is there any assistance available to the applicant for filing RTA application? So if a person is unable to make a request in writing, he may seek the help of public information officer to write his application, and the public information officer should render him reasonable assistance. तो सपोज करते हैं कोई इन पर्सन गया किसी दफ्तर में, ऑफिस में, वही म्युनिसिपैलिटी ही लेते हैं, और वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं आ रही है आरटीआई लिखनी कैसे है, लेकिन उसको ये पता है मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। तो वहां पे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो रीजनेबल असिस्टेंस उसको प्रोवाइड करे। Where a decision is taken to give access to a sensorily disabled person to any document, the PIO shall provide such assistance to the person as may be appropriate for inspection. तो ऐसे केसेस में भी जहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर देख नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे भी उनको जो है वो सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन? तो सपोज करते हैं आपने आरटीआई ड्राफ्ट कर दी, पूरी फीस वगैरह अटैच कर दी, और अब आप एप्लीकेशन अपनी फाइल कर चुके हैं। तो इन नॉर्मल कोर्स इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट शैल बी सप्लाइड विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन बाय पब्लिक अथॉरिटी। सो व्हाट डेट इज टुडे?
टुडे इज 20th of January, I guess. Yes, ma'am. Today is 28th. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने आज आरटीआई ड्राफ्ट की, आपने कल फाइल की, मॉर्निंग में आप अपने पोस्ट ऑफिस में गए और आपने वहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट कर दी, या फिर आपने ऑनलाइन आरटीआई फाइल की आज। तो अब जब रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपने कल फाइल की और परसों पहुँच गई उनके पास एप्लीकेशन, क्योंकि आप वो कंसाइनमेंट नंबर होता है ना, जो आपको रसीद में मिलता है, जो पोस्टल ऑफिस में पोस्ट की हो अगर आपको, तो आपको पता होगा कि जब आप पोस्ट करते हो कि रसीद आपको मिलती है वहाँ से पोस्ट ऑफिस से। उसमें एक नंबर होता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हो आपकी एप्लीकेशन। अब उनको अगले दिन ही मिल गई। सपोज़ करते हैं 21st को आपने फाइल की, 22nd को उनको मिल गई। अब 22nd से उनके 30 डेज़ स्टार्ट हो जाएँगे। अब उनको 30 दिन के अंदर दे आर बाउंड टू प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर सीकिंग। If information sought concern the life or liberty of a person, it shall be supplied within 48 hours. In case the application is sent through the Assistant Public Information Officer or it is sent through a wrong public authority, the 5 days shall be added to the period of 30 days or 48 hours as the case may be. अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें इंसान की लाइफ या लिबर्टी का मैटर है, वो कैसी एप्लीकेशन हो सकती है? कोई गेस कर सकता है? या फिर कोई बताना चाहे अगर, कैसा केस हो सकता है कि किसी की लाइफ और लिबर्टी का मैटर है एक आरटीआई में? ओके, एक पर्सन जो है वो गुम हो गया है, ठीक है? आपको लगता है कि पर्सन जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर ने पर्सनल ग्रजेस की वजह से कस्टडी में रखा है उसको, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। ना ही उसने एज़ पर लॉ मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश किया। अब यहाँ पे वो प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो आपको कुछ ना कुछ अपने आपको यू नीड सम रिकॉर्ड ना इन हैंड कि अ, मैं मतलब कोई इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना आपको, तो यू कैन राइट एन एप्लीकेशन टू दैट पुलिस जो डिपार्टमेंट है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ के पीआईओ को आप वो लेटर लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो आरटीआई कि ये पर्सन 4 दिन से गायब है और हमें डाउट है कि जो आपका कंसर्न्ड एसएचओ है, उन्होंने इनको कस्टडी में लिया है। तो इनकी जो डिटेल है, वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाए। इसमें आ गया लाइफ और लिबर्टी पर्सन की जो है वो इन्वॉल्व है। तो ऐसे केसेस में 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन उस पीआईओ को देनी पड़ेगी कि नहीं ये हमारी कस्टडी में नहीं है, किसी भी इस ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में इसको नहीं कस्टडी में रखा गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? येस, प्लीज़ से येस और नो, नहीं तो मैं रिपीट करूँ? ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, please say yes or no, or are you there in the class? Yes, am I audible? Okay, am I audible बेटा? चलिए, आगे पढ़ते हैं। तो इज़ देयर एनी प्रोविज़न फॉर अपील? तो अपील का भी प्रोविज़न है। इफ एन एप्लीकेंट इज़ नॉट सप्लाइड इन्फॉर्मेशन विदिन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम ऑफ 30 डेज़, तो 30 दिन का टाइम हो गया और 30 दिन के अंदर भी जो एप्लीकेशन है उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब ऐसे केस में अगर आप या फिर आपको जो रिप्लाई मिला है वो प्रॉपर नहीं है। सपोज़ करते हैं आपने 5 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से सिर्फ़ 2 का ही आंसर उन्होंने दिया है, बाकी का आंसर्स ही नहीं दिए हैं। तो ऐसे में यू कैन फाइल एन अपील, ठीक है? यू कैन प्रेफर एन अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हू इज़ एन ऑफिसर सीनियर इन द रैंक ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपकी, उसके पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को आरटीआई फाइल की।
उसने 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई नहीं किया। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक अपील फाइल कर सकते हो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सीनियर रैंक ऑफिसर होगा वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होगा। ठीक है, तो इट कैन बी शुड बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द टाइम लिमिट ऑफ 30 days ऑफ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपायर्ड। So such an appeal should be filed within a period of 30 days from the date on which the limit of 30 days of supply of information is required. तो आपको रिप्लाई आया, अब रिप्लाई के बाद 30 दिन का टाइम है आपके पास वो अपील फाइल करने का। ठीक है, ओके। और उस एपीलेट अथॉरिटी जो हायर रैंकिंग ऑफिसर होगा, सीनियर रैंक ऑफिसर होगा, उसको वो अपील कब तक डिसाइड करनी है। So appellate authority of the public authority shall dispose of the appeal within a period of 30 days. उसके पास भी 30 days है उस अपील को डिसाइड करने में। या एक्सेप्शनल केसेस कुछ हैं जिनमें टाइम ज्यादा लग सकता है, तो उसे 45 डेज का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। कल हम ड्राफ्टिंग पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। इज देयर एनी स्कोप फॉर द सेकेंड अपील? अब सपोज कहते हैं फर्स्ट अपील से भी आप जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो, नहीं मुझे फर्स्ट अपील भी नहीं समझ आ रही, मेरे फेवर में नहीं है, मुझे 5 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो 5 क्वेश्चंस के ही आंसर चाहिए, बट ये मुझे पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो इफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी फेल टू पास एन ऑर्डर ऑन द अपील विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, और इफ द एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सपोज करते हैं ही इज नॉट सेटिस्फाइड, मुझे जो ऑर्डर मिला है मेरे फेवर में नहीं है, आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो with the Central Information Commission within 90 days from the date on which the decision should have been made by the first appellate authority or was actually received by appellant. अब सपोज करते हैं आज 20 जनवरी को आपको डिसीजन मिला अपीलेट अथॉरिटी का, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का। अब फर्स्ट अपील में आप कोई सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं मुझे बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जितनी मुझे चाहिए थी, तो आपके पास 90 दिन का टाइम है। 90 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में है, जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है, वहां पे अपील जाके कर सकते हो। ठीक है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट। वेदर कंप्लेन्स कैन बी मेड अंडर दिस एक्ट, इफ यस अंडर व्हाट कंडीशन? तो क्या कंप्लेन इस एक्ट में की जा सकती है? सो इफ एनी पर्सन इज अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर either by reason that such an officer has not been appointed by the concerned public authority, or the assistant public information officer has refused to accept his or her application or appeal for forwarding the same to PIO or the appellate authority, as the case may be, or he has been refused access to any information requested by him under the RTI Act. अब सपोज कहते हैं PIO कह रहा है मैंने लेनी नहीं है तुम्हारी एप्लीकेशन, या जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं लेनी तुम्हारी एप्लीकेशन, एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, ना ही वो फॉरवर्ड कर रहा है अपील आपकी। तो ऐसे केसेस में क्या कंप्लेन इन ऑफिसरों के खिलाफ की जा सकती है? या he has not been given a response to a request for information within a time limit specified in the act, 30 दिन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है, और he has been required to pay an amount of fee which he consider unreasonable, or he believe that he has been given incomplete, misleading or false information, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या आप कंप्लेन कर सकते हैं? तो यस, यू कैन मेक अ कंप्लेन टू द इंफॉर्मेशन कमीशन। हर एक स्टेट में अपना एक इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, उस कमीशन में आप उनकी कंप्लेन कर सकते हो उस अफसर की कि ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेरी आरटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह जो भी मैटर होगा। व्हाट इज थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन? थर्ड पार्टी in relation to the act mean a person other than the citizen who has made request for information. The definition of third party includes a public authority other than the public authority to whom the request has been made. तो इसमें जो है एक पब्लिक अथॉरिटी जो है, व्हाट इज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी तो इट इज नॉट द सिटीजन बेसिकली। आई थिंक ये पब्लिक अथॉरिटी, एक पब्लिक अथॉरिटी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगेगी, फिर भी आप ये चीज स्किप कर दें, ये मैं पहले पूरा गो थ्रू कर लूंगी कि व्हाट डज इट मीन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, तभी मैं आपको बता पाऊंगी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हाट इज अ मेथड ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन? A citizen who desire to obtain any information under the act should make
An application to the public information officer of the concerned public authority in writing in English or Hindi or in official language of the area in which the application is made. तो आपको एक सिंपल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, वो इंग्लिश में हो सकती है, वो हिंदी में हो सकती है, या आपकी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे अगर आप साउथ से हैं तो तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, जो भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, उसमें ड्राफ्ट करके आप पीआईओ को दे सकते हो। The application should be precise and specific. He should make a payment of application fee at the time of submitting the application as prescribed in the fee rules. Is there any organization exempt from providing information under the RTI Act? So yes, certain intelligence and security organization, जो मैंने section 8 और 9 में कहा था, specified in the second schedule, are exempted from providing information, exempting the information pertaining to allegation of corruption and human right violation. So suppose करते हैं आप सीबीआई से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो जो कॉन्फिडेंशियल है, या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, तो कुछ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया गया है दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन एज यू आस्क्ड फॉर, राइट। सो अभी तो एक ही स्टूडेंट बचा है, आई होप आपको समझ आया हो व्हाट आई एम सेइंग। बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप में, and please feel free to ask me if you have any question regarding this lecture. Tomorrow we will discuss the drafting part of it, right? And yes, that's all for today. Tomorrow we will discuss the drafting part of an RTI. So that's all. Thank you so much. Okay, Thank you. ma'am. Thank you. Thank you, beta. What's your name, by the way? Sakshi Singh, ma'am. साक्षी। ओके साक्षी बेटा, आप ही बचे हो लास्ट तक। हाँ, तो मेरे बोरिंग हो गया ज्यादा, बट नहीं, it's not boring, ma'am. आई No. ट्राइड की, क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चे ड्राफ्टिंग को करने के लिए ना, बच्चों को होता है एकदम से ड्राफ्टिंग सीखें, एकदम से ड्राफ्टिंग सीखें, बट मुझे लगता है ड्राफ्ट सब्जेक्ट का पता होना जरूरी है, अब ड्राफ्टिंग इजी हो Correct. जाएगी, राइट। Yes, चलिए, ma'am. The theory part is, I think, more important, na? मोर इम्पोर्टेंट, एब्सोल्युटली यू कांट ड्राफ्ट एनी डॉक्यूमेंट अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो Correct, दैट इज correct. वाई मैंने एक दिन रखा ही थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। चलिए, Yes, ma'am. ओके, थैंक Okay. यू सो Thank मच। you, ma'am. कल वो करेंगे, एंड आई विल शेयर दिस रिकॉर्डेड लेक्चर शॉर्टली, राइट। थैंक यू। Okay, ma'am.